Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter System of Particles and Rotational Motion. So हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पर हम लोगों ने सीखा था कि जब दो पार्ट्स को मिलाया जाता है तब किस प्रकार से हम लोग सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशंस करते हैं, वो वाले टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी हम लोग एक फिगर कर चुके थे, लेकिन इसके अलावा चलो आज हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ये एक्स एक्सिस दे रखी है, ये वाई एक्सिस दे रखी है, और यहां पर हम लोगों को एक फिगर इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, इतना ही सिंपल सा फिगर ले लेता हूं। ये 10 है, ये भी 10 सेंटीमीटर ही है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है, और यहां पर भी 10 सेंटीमीटर ही दिया है। सो ओवरऑल देखिए ये आपके पास में फिगर दिया गया है और इसका आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। सो सिंपल सी बात ये है कि सेंटर ऑफ मास के जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे उन्हें किस प्रकार से करेंगे, क्या आप अप्रोच रखेंगे उसके बारे में सोचिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। तो देखो इसको हम लोग दो अलग अलग फिगर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो फिगर डिसाइड करना बेटा आपका काम है। इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, एक मैं इसको ऐसे और एक ऊपर बना लूं, या दूसरा वाला मैं इसको ऐसे वर्टिकली खींच के ऐसे कर लूं। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने मेरे पास में एक ऐसा ले लिया, ठीक है, तो आप भी इसी तरह से कर लीजिए। तो इसे मैंने नाम दे दिया 1 नंबर और इसे मैं नाम दे देता हूं 2 नंबर। ठीक है, दो हो गए हमारे पास में। तो फिगर नंबर 1 के लिए यदि मैं एरिया निकालता हूं तो इसका एरिया कितना आएगा बेटा, 10 × 20 आएगा, और ये आएगा आपके पास में 200। ठीक है, और फिगर नंबर 1 का जो कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का, वो कितना आएगा सोचिए बेटा यहां पर। तो ये आएगा सीधा सीधा 5, और जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा बेटा, देखो ये आएगा आपके पास में 10। ठीक है, फिगर नंबर 1 की पूरी कैलकुलेशन हो गई हमारे पास में। आगे बढ़ता हूं मैं और फिगर नंबर 2 के बारे में सोचता हूं। तो देखो फिगर नंबर 2 का जो सेंटर ऑफ मास हो गई थी, सिंगल फिगर होता तो इस जगह पे होता सेंटर पे, लेकिन ये जो सेंटर से एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लोकेशन जो देखिए वो थोड़ी सी दूर है कि नहीं। हम लोग इस फिगर के लिए बोल सकते हैं भाई यहां से यदि ये फिगर मैंने यहां पर बनाया होता, देखो ये वाला ग्रीन कर रहा हूं मैं इसको, हो सकता है आपको ब्लैक ही दिख रहा हो, लेकिन ये ग्रीन किया है मैंने यहां पर, तो ये सेंटर सेकंड नंबर का फिगर है यहां पर। ओके, चलो तो अब इसमें कैसे करेंगे, तो बेटा इसका एरिया निकालेंगे हम लोग A2। तो ये आएगा बेटा 10/10, तो आपके पास में हो जाएगा 100। और दूसरा जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट यदि मैं बात करता हूं तो x2 लिखा जाएगा कितना, देखो ये 10 तो इसमें ऐड हो जाएगा +5, तो ये आएगा 10 + का 5 मतलब आएगा 15। ठीक है, और दूसरा जो है y कोऑर्डिनेट, तो y2 जो लिखा जाएगा वो कितना आएगा, देखो ये वाली हाइट, सो ये वाली हाइट आएगी 5 सेंटीमीटर, तो ये यहां पर इतना आ गया। अब हमको क्या चाहिए बेटा, अब हमको चाहिए यहां पर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आप लिखोगे XCM बराबर A1x1 प्लस का A2x2 अपॉन A1 प्लस का A2। फटाफट से इसका आंसर निकाल लीजिए कितना आएगा, तो ये आएगा बेटा 200 इंटू x1 है 5 प्लस का A2 है आपके पास में 100 इंटू x2 है आपके पास में 15 अपॉन 200 प्लस का 100, मतलब आंसर देखिए कितना आएगा, 2 पंजे 10, सो 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 300। सो XCM का आंसर यहां पर देखिए 25 डिवाइडेड बाई 3 आता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ योर सेंटर ऑफ मास। यस, ओके। अब आगे हमको कौन सा चाहिए, तो आगे हमको चाहिए बेटा वाई कोऑर्डिनेट। क्या फॉर्मूले में कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, बस x1 की जगह y1 और x2 की जगह y2 आ जाएगा। सो जस्ट अप्लाई कीजिए। सो यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा, देखिए YCM आप लिखोगे A1y1 प्लस का A2y2 अपॉन A1 प्लस का A2। सो देखिए A1 आपके पास में कितना था, 10/2 मतलब 200 था, और y1 आपके पास में 10 था, प्लस A2 देखिए वो 100 था आपके पास में, और y2 आपके पास में 5 था। ठीक है, और A1 प्लस का A2, तो ये आ रहा है बेटा 200 प्लस का 100, क्या ये वापस से सेम आ रहा है क्या, 2000 प्लस 500 अपॉन 300 मतलब 25/3। एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिए बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं जल्दबाजी में कोई गलती कर बैठा हूं। A1x1 तो 200 और 5 था यहां पर,
ओके। और A2 X2, तो A2 मतलब 100 है और X2 10 + 5 15 है, तो मैंने वो भी सही लिखा है। तो 2 5 10 मतलब 1000 प्लस का 1500, सो 2500 और नीचे 300, सही लिखा है इसको। और Y1 में कितना है देखो, 200 और 10 है, 200 और 10 2000 और 100 और 5 500 मतलब 2500 डिवाइड बाई 300, मतलब ये भी सही है। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर है आप लोग? क्या ऐसा सवाल कोई आता है तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पहले तो ये बताओ। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा सवाल आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि कई बार है ना ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें हमारे पास में कोई सेक्शन को रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। तो उस केस में सेंटर ऑफ मास को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोगों को अभी यहां पर सीखना है। सो आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं कि भैया जब कोई पार्ट को हम लोग यहां पर रिमूव कर देते हैं, व्हेन सम पार्ट इज रिमूव, तो उस केस में किस प्रकार से कैलकुलेशंस करी जाती हैं, ठीक है। सो हाउ टू डू द कैलकुलेशन, तो उसके लिए पहले एक सवाल करेंगे। तो सवाल के लिए हम लोगों ने अपना सवाल यहां पर ड्रॉ करना है। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस यहां पर बना दिया मैंने क्या किया, बाप रे, ठीक है। ये मेरे पास में आपका सेंटर एक सर्कल बना दिया है मैंने। अब इस सर्कल के लिए देखिए, यहां पे सवाल को ध्यान से देखिए, मैंने एक सर्कल बनाया है जिसकी कुछ ना कुछ तो रेडियस गिवन होगी, जाहिर सी बात है, मैंने बोला सही बात है। लेट्स से इसकी जो रेडियस है वो है आपके पास में, इसका ये सेंटर मान लेते हैं, और इसकी रेडियस है बेटा 2r, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? 2r है। अब ये जो है ये आपको गिवन है डिस्क, ये क्या गिवन है? डिस्क। क्योंकि देखो जब ये ऐसे गोल फिगर आते हैं तो उसमें ध्यान रखना क्या दिया है, मतलब मोस्टली तो 2D का ही सवाल पूछेगा, लेकिन बाई चांस 3D का भी पूछ ले तो कोई अंतर नहीं आने वाला है, बिल्कुल सिमिलर वे में ही सवाल आपका सॉल्व होगा। अब यहां पर क्या किया गया है इन्होंने कि बेटा देखो यहां पर इसमें से एक आर रेडियस का जो सर्कल है उसको रिमूव कर दिया, मतलब देखो ये आपका शेडेड पार्ट यहां पर बच गया है। सो आपसे पूछा गया है फाइंड द, या बोलेगा लोकेट सेंटर ऑफ मास, लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ शेडेड पोर्शन, ऑफ शेडेड पोर्शन। बस ये आपके पास में सवाल है, इस सवाल को आप लोग को करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, स्टार्ट कर दीजिए बेटा अपना करना, ताकि क्या है आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने क्या चीजें बताई थी आपको, क्या ट्रिक बताई थी, आपको बस इतना ही करना है। देखो वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सेंटर ऑफ मास वगैरह वाले जो सवाल हैं मतलब काफी कम पूछे जाते हैं, लेकिन क्या एक टॉपिक है तो इसको कवर करना अपने को जरूरी है। सो भले ही हमारा ये तीसरा लेक्चर चल रहा है और यदि सवाल पूछते हैं तो वो भी स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले बेस ही सवाल होते हैं, ज्यादा इधर उधर वो घुमाते नहीं है। लेकिन कुछ घुमाया तो एक तो वो है जिसमें फिगर को ऐड कर लेंगे, एक वो है जिसमें फिगर को रिमूव करेंगे, ठीक है। यही स्टैंडर्ड सवाल है। सो कैसे करेंगे बेटा इसमें सोचिए। देखो ये बात ध्यान रखना, ये सारी चीजें वो मेंशन करके देगा किस प्रकार से क्या दिया गया है, ठीक है। ओके चलो, तो कैसे करना है, जो रिमूव कर दिया है और जो बचा है उतना फोकस कीजिए। देखो मैंने क्या बोला कि पहला हमारे पास में एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, ये दिस इज अ बड़ा सर्कल, इसकी जो रेडियस है वो है आपके पास में 2r, इसकी जो रेडियस है आपके पास में वो आ रही है 2r आ रही है। अब इसको मैंने नंबर 1 दिया है तो इसका एरिया लिखूंगा तो ये आएगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आंसर आएगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर आंसर आएगा। अच्छा अब इसका x कोऑर्डिनेट तो मैंने इसे लिख दिया बेटा x1, तो ये x कोऑर्डिनेट कहां आएगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस जगह आएगा। क्यों? ये सिमेट्रिक वाला है, डिस्क है तो डिस्क की सेंटर पे आएगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा बेटा 2r पर, और जो y कोऑर्डिनेट है दैट विल आल्सो बी एट पोजीशन 2r। क्लियर? अब इसके बाद में जरा आगे बढ़ते हैं और देखो दूसरा वाला ये छोटा वाला सर्कल मैं बनाता हूं, तो देखो छोटा वाला सर्कल जो है इस लाइन में मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है। अब यहां पर यदि आप देखोगे तो कहीं यहां से आपकी बेटा एक्सिस वगैरह चल रही होंगी, सब कुछ होंगी। अब इसमें क्या करोगे, तो इसके लिए आपने लिखना है a2, तो a2 कितना आएगा, तो ये आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, सीधा सीधा। क्यों? इसकी रेडियस r है जो मैंने बताया है, फिगर से आप देख सकते हैं। चलो नहीं भी बताया होता, मान के चलो नहीं बताया,
मान लो एक क्षण के लिए कि मैंने नहीं बताया, तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि ये सेंटर है यहां पर और ये सरकमफेरेंस पर है, तो ये वाली जो डायामीटर है ये तो 2r हो जाएगी, तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो r हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है। सो A2 का आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर। इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा x2 जिसे मैं बोलूंगा ये कितना आएगा? तो ये देखो ये इसके सेंटर पर यहां पर रहेगा, अरे यस और नो, तो ये इसके सेंटर पर रहेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ये 2r और ये r, मतलब ये आएगी बेटा आपके पास में 3r, और जो y2 कोऑर्डिनेट है वो बेटा नीचे से कितनी दूरी पर होगा? तो नीचे से सिमिलर 2r दूरी पर आएगा, तो ये काम हो गया। अब इसके बाद में आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला। इसके बाद में आपको क्या अप्लाई करना है? फॉर्मूला। सो हाउ विल यू अप्लाई द फॉर्मूला? किस प्रकार से फॉर्मूला अप्लाई करोगे? तो बेटा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तो मैं लिखूंगा XCM बराबर A1 X1 माइनस A2 X2 अपॉन A1 माइनस का A2। सो बेटा A1 क्या है? पहले का एरिया जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू X1 क्या है? पहले वाले का कोऑर्डिनेट, देखो कितना है? 2r है, तो लिख दीजिए बेटा 2r माइनस, क्यों माइनस लगा रहा हूं मैं? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस माइनस? बेटा इसका माइनस का एक ही रीजन है कि हम लोगों को वो सेक्शन को हटाना है। तो बेटा कितना है A2? तो A2 है आपका पाई आर स्क्वायर, तो आप लिखेंगे बेटा यहां पर पाई आर स्क्वायर इंटू X2 कितना है? तो ये बेटा आपका 3r है, तो मैंने इसको 3r लिख दिया। आगे आ जाइए, यहां पर 2 रह गया। A1 माइनस का A2, तो आप लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर। सो जरा देखिए यहां पर क्या काट सकते हैं आप लोग, देखो पाई 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 सब जगह कटेगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर सब जगह कटेगा, तो 4 2 जा 8r माइनस का 3r अपॉन 4 माइनस का 1 मतलब का 3। सो बेटा ये बचेगा 5r बाई 3। दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास। अब सिमिलर वे में आपको बेटा कैलकुलेट करना है YCM। सो बेटा YCM के लिए भी आप लिखोगे बिल्कुल सिमिलर वे में A1 Y1 माइनस का A2 Y2 अपॉन A1 माइनस का A2। बोलो क्या करना है? पुट कीजिए, तो बेटा ये यहां पर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या है? Y1, तो बेटा Y1 तो आपका 2r था, माइनस A2 आपका पाई आर स्क्वायर है इंटू 2r है अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर है माइनस का पाई आर स्क्वायर है। सो यहां पर देखिए क्या कटेगा, फटाफट से देखिए, पाई 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 कटेंगे, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर करेंगे, 4 2 जा 8r माइनस का 2r अपॉन 3। तो देखो 8r माइनस का 2r कितना आएगा? 6r अपॉन 3, तो आंसर आएगा 2r। ठीक है। सो ओवरऑल जो फाइनल आंसर आप लिखोगे, दैट फाइनल आंसर विल बी 5r बाई 3 कॉमा 2r। दिस इज द आंसर। बोलो ऐसे टाइप का यदि कोई सवाल आपको मिलता है तो क्या आप उस सवाल को इजीली डील कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? फटाफट देख के बोलिए। बिल्कुल कर पाओगे। कौन सी परेशानी है? बस ये माइनस आ रहा है, जो सेक्शन ऐड हो रहा है, मतलब कोई दो फिगर्स ऐड हो रहे हैं तो आप ऐड करना चालू कर दीजिए, और यदि आपके पास में किसी सेक्शन को निकाल लिया जाता है तो आप उसे रिमूव करना स्टार्ट कर दीजिए। बस इतना सा खेल है, इससे ज्यादा इसके अंदर में और कुछ भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अरे भाई ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आनी ही चाहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर ये कौन से टॉपिक्स हैं? तो जरा मैं आपको देखो कुछ चीजें बताता हूं। देखो होता क्या है कि बेसिकली यदि हम लोग सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है नहीं है, लेकिन
ओवरऑल कहानी ये होती है कि जब जैसे हम लोग मोमेंटम का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला जरा रिकॉल कीजिए, तो आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग बहुत ही आसानी से जानते भी हैं। मोमेंट ओके एन आएगा, मोमेंटम P बराबर होता है m इंटू वी, ठीक है। अब ये जो मोमेंटम P बराबर mv हम लोग लिख रहे हैं, उसके अंदर में m तो है वो मास ऑफ द पार्टिकल और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। ये बात सही है, मतलब सही बात है। लेकिन अब देखो यदि ये इतना बड़ा पार्टिकल होता, ये एक ब्लॉक है जो मेरा चल रहा है v स्पीड से और इसका मास m है, तो इसका जो मोमेंटम लिखा जाता, क्या ये P बराबर mv से लिखा जाता? आप बोलेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, ये तो हमें पहले से आता है, तो इसमें तो कुछ नया नहीं है। मैं बोला देखो, यदि मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लूं कि छोटा सा एक पार्टिकल, इस पूरे के मास को मैं यहां पर मान लूं जो कि इसके सेंटर पर है, और ये भी v स्पीड से जा रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना आएगा, तो इसका भी मोमेंटम m इंटू वी आएगा। लेकिन होता क्या है, बेसिकली जो हम लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है अभी तक, वो सारे जगह पर ब्लॉक्स को भी एक पार्टिकल मानते हुए ही चल रहे हैं। मतलब बेसिकली क्या है, यदि एक पार्टिकल है फिर तो ठीक है, लेकिन ये कोई बड़ा ब्लॉक है, बड़ा सिस्टम है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस बड़े ब्लॉक के मास को हम लोग एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं, और वही पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास है, वही पॉइंट आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सर ये वाली बात भी ठीक है। सो बेसिकली क्या है, जो आपके सारे जो फॉर्मूले हैं, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना P बराबर एम, बेसिकली ये फॉर्मूला है P बराबर m इंटू VCM, मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। अब इस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में जरा हम लोग क्या है ना, कुछ चीजों के बारे में डिस्कस कराते हैं, और वो कुछ चीजें क्या हैं जरा दिखाता हूं मैं आपको। मान के चलो यहां पर एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, ठीक है, और यहां पर एक पार्टिकल है जिसका मास है m2, ठीक है। ये दोनों पार्टिकल है मेरे पास में। अब यदि ये दोनों कहीं पे भी रखे हुए हैं, तो बेसिकली क्या है, देखो अभी तक यदि हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इतना आइडिया है नहीं। लेकिन हम लोग एक बात मान सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ तो कुछ फोर्स लग रहा होगा, लगता है ग्रेविटेशन फोर्स तो बचपन में भी पढ़ा होगा ना जूनियर क्लासेस में, है या नहीं है? तो मैं बोला सही बात है सर, उतना तो है। खैर, तो मैंने क्या बोला, लेट्स से यदि ये पार्टिकल इस पर कोई फोर्स लगाता है और ये पार्टिकल इस पर फोर्स लगाता है, भाई तो ये एक सिस्टम के अंदर का हिस्सा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये तो हम जानते हैं। एक काम करो, देखो सिंपल से फंडे को हम लोग सॉल्व करते हैं, और वो सिंपल सा फंडा ये है कि भैया हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैं जरा आपको रिकॉल करवाता हूं, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एफ नेट बराबर एम ए। क्या बोलता है, एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट बराबर एम ए कहता है कि भैया नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और एक और चीज आपको मालूम है, एफ बराबर डीपी बाई डी होती है। एफ बराबर क्या होता है, डीपी बाई डी होती है। अच्छा सर इससे क्या बताना चाहते हैं, तो मैं देखो इससे बताना चाहता हूं कि इफ एफ इज इक्वल्स टू जीरो, एफ इक्वल्स टू जीरो है, एफ इक्वल्स टू जीरो है, तो इसका मतलब यह है कि P क्या है, आपका कांस्टेंट है। सर इसकी यहां पे क्या जरूरत पड़ रही है, इसकी यहां पर क्या जरूरत पड़ रही है, तो इसकी जरूरत क्या पड़ रही है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या है, इसका मतलब यह है कि यार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, जीरो है। भाई एफ जीरो है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है। बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यहां पर काम आ रहा है। बेसिकली क्या है, मैं यहां पर आपको कोलिजन वाले सवालों को एक बार रिकॉल करवाना चाहता हूं, एंड नथिंग एल्स। वही चीजें हैं एंड नथिंग एल्स, वही चीजें हैं एंड नथिंग एल्स। सर वही चीजें हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं यार, ये जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, यदि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, तो P बराबर कांस्टेंट होता है, तो P बराबर कांस्टेंट होता है। यदि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा
तो आपका P बराबर कांस्टेंट होगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है यहां पर, 0 हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ओनली फोर्सेस प्रेजेंट आर इंटरनल फोर्सेस। ये क्या हो रहा है इसको आज, इंटरनल फोर्सेस। चलो मैंने लिख दिया, ओनली फोर्सेस प्रेजेंट आर इंटरनल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्सेस जब हो जाएंगे, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा मतलब मोमेंटम आपका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब यहां से अगली कहानी जो है वो इस चैप्टर में आती है। पहले हम लोग वर्क एनर्जी पावर में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब पढ़ा हुआ है, बेसिकली वो यहीं पे पढ़ना था, लेकिन हम लोगों ने वहीं पे पूरा कहानी को खत्म कर लिया है। सो अब इसमें क्या होता है कि यदि एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 है, व्हाट आई एम सेइंग, एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 है, एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 है तो मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा। और मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो यहां से मैं आपको जो चीज लेके आया था प्रीवियस स्लाइड पे मैंने बताया था कि भैया देखो कि ये जो पूरी बॉडी का जो मोमेंटम है और इस पार्टिकल का, ये जो सेंटर पे मैंने पार्टिकल मान लिया, उसका जो मोमेंटम है वो सेम आ रहा है। बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है P बराबर mv, ये P बराबर mv ना होते हुए ये m इंटू VCM होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। ये एग्जैक्टली चीजें हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग तो पढ़ते हैं ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है P बराबर mv, ये पॉइंट पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट पार्टिकल के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरी बड़ी सी बॉडी के लिए भी कई बार अप्लाई कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए था। फिर उसी का सॉल्यूशन हमारे पास में है सेंटर ऑफ मास। मतलब क्या है कि यदि इस पूरे मास को इसके सेंटर ऑफ मास पर यदि मैं कॉन्सेंट्रेटेड मान लूं तो P बराबर m इंटू वी के अकॉर्डिंगली मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई? और इसी बेसिस पर मैं ये कह रहा हूं कि भैया एफ नेट बराबर 0, मतलब ये एफ नेट से यहां पर मतलब है एक्सटर्नल फोर्स बराबर 0। क्यों, एफ नेट का और एफ एक्सटर्नल का क्या रिलेशन है सर जी? तो यार एफ नेट तो वैसे ही 0 हो जाएगा यदि सिर्फ इंटरनल फोर्सेस प्रेजेंट है तो। सर नहीं समझ में आया, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस 0 होने से सिस्टम के अंदर के फोर्सेस 0 कैसे हो जाएंगे? जरा ये एक बार इलेबोरेट कर दीजिए जिससे हम लोग समझ पाए। तो मैं बोलता हूं, देखो क्या है कि यदि ये m1 और m2 के बीच में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होता तो ये F12 मान लीजिए, तो ये F21 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अच्छा, इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर आएगी। मतलब यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो F12 यदि वेक्टर में होगा तो दिस विल बी माइनस टाइम्स F21 वेक्टर होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। और यदि होगा तो बस यही कहानी है। देखो ये वाली जो कहानी मैं बोल रहा हूं, इसको, इसका मतलब क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर प्लस का F21 वेक्टर बराबर 0। अरे भाई माइनस का इधर आएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा? तो ये कहानी जो है ये बेसिकली क्या कहानी है कि यार इंटरनल फोर्सेस के बारे में जब मैं बात करता हूं, इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात करता हूं तो उनका तो समेशन 0 आता ही है। तो बस मुझे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 मिल जाए, तो एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 मिल जाए तो नेट फोर्स भी मेरा अपने आप 0 हो ही जाता है। क्यों? इंटरनल फोर्सेस 0 ही होते हैं। क्यों होते भैया? इसने एक्शन करी तो इसने रिएक्शन करी, भैया दोनों मिला के एक सिस्टम बन गया। दोनों मिला के क्या हो गया, एक सिस्टम बन गया। सीखा है कि नहीं सीखा है? मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको रिकॉल करवा दूं। ब्लॉक, फिर रस्सी, और रस्सी को आदमी खींच रहा था, याद है? अरे याद है या नहीं है? बस वही एग्जांपल है, वही एग्जांपल है, नथिंग एल्स। तो यहां से मेरे पास में ये कहानी आती है और इस कहानी के बेसिस पर अब हम लोग आगे करेंगे सवाल। और सवाल वही है जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। क्या कि सुनते चले जाइए। सवाल करने से पहले एक काम करते हैं, सवाल करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ देते। पॉइंट नंबर 1, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सो इट इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू 0। सर ये पॉइंट कहां से आया? तो ये पॉइंट आया बेटा एफ बराबर एम ए से। देखो मास तो 0 होगा नहीं। अरे भैया मास को 0 करोगे क्या? मास को 0 नहीं करोगे, देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m, तो उसको तो 0 नहीं करोगे। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। और ये एक्सेलरेशन किसका होगा? सेंटर ऑफ मास का। तो पहली कंडीशन, पहला पॉइंट निकल के आया कि भैया यदि एफ एक्सटर्नल 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0। अब देखो, अब यहां से आगे दूसरा पॉइंट बन के आता है। दूसरा पॉइंट में पहला पॉइंट आता है कि
initial velocity of center of mass is 0, then velocity of center of mass, that is the final velocity, will be what? 0. अरे यस, यही होगा क्या? अरे यही होगा क्या? अच्छा, और इसके अंदर में ऐसा हो जाए कि लेट्स से यूसीएम इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन वीसीएम विल बी इक्वल्स टू यूसीएम प्लस का एसीएम इनटू टी. सिंस एसीएम 0 है, सो बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू यूसीएम. इसका मतलब ये है कि भैया एक्सटर्नल फोर्स 0 होने पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट. अब यदि वो इनिशियली 0 है तो फाइनली भी 0 होगी, लेकिन इनिशियल यदि कुछ वेलोसिटी है तो वही वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी होगी. क्या ये पॉइंट आपको पकड़ में आया? सर ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा सा आ तो रहा है, लेकिन जा भी उतना ही रहा है, मतलब कम समझ में आ रहा है, उतना फील नहीं आ रहा है उस चीज का. तो फील लेने के लिए देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं बॉम्ब एक्सप्लोजन का. याद है बॉम्ब एक्सप्लोजन कैसे किया था? प्रोजेक्टाइल मोशन का बॉम्ब एक्सप्लोजन याद कीजिए. मैंने उसमें एक पॉइंट बताया था, देखो क्या है. मैंने उसमें बताया था कि यदि यहां से ग्राउंड से मैंने मान के चलो एक 3m मास वाला पार्टिकल, इसे मैंने यहां पर थीटा एंगल पर एक u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल कर दिया, तो जब ये प्रोजेक्टाइल करते हुए यहां पर जा रहा था, मान के चलो एट हाईएस्ट पॉइंट ये दो पार्ट्स में बढ़ गया, एक m वाला और एक 2m वाला. ठीक है, सवाल याद कीजिए. और इसमें से यदि एक नीचे गिर गया, ड्रॉप हो गया, तो दूसरा पॉइंट ये था कि ये कहां जाकर गिरेगा. तो इस समय मैंने कॉन्सेप्ट बताया था. कॉन्सेप्ट ये था कि भैया देखो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी पाथ को फॉलो करते रहेगा, बट यदि ये यहां गिर गया तो ये वाला कहीं यहां पे आके गिरेगा. तो इन सवालों को सॉल्व किया जा सकता है. सवाल याद है क्या किया था यहां पर आपने? तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था. और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते समय आप क्या बोल रहे थे कि भैया यदि बम फटा है तो बम इंटरनली फटा होगा, और यदि इंटरनली बम फट रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि वी कैन अप्लाई द मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल ओवर हियर. मतलब यह है कि जो वर्क एनर्जी पावर में मोमेंटम कंजर्वेशन के जितने भी सवाल आपने किए हैं वो सारे सवाल यहां पर वापस से रिपीट होंगे. क्या ये बात समझ में आई? अरे समझ में आई या नहीं आई? अब मैं यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछूं या कुछ भी पूछूं, क्या आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? सर ये तो हमने किया हुआ है, पर अब डबल क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा किया हुआ है, आई एम जस्ट रिकॉलिंग इट. अब इसमें ना सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा. एक्चुअली क्या इसमें आज के लेक्चर में तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले लेक्चर में मैं आपको ऐसे सवाल करवाऊंगा. देखो ये प्लैंक रहेगा, इसका मास m दूंगा, इस पर एक लड़का रहेगा जिसका मास m रहेगा, ये चलेगा तो ये प्लैंक कितना सरकेगा, ये वाले सवाल आएंगे इस वाले चैप्टर के अंदर में. ठीक है, तो उन सवालों तक पहुंचने के लिए पहले ये सवालों की आपको फिर से एक बार प्रैक्टिस करनी है. इन सवालों की क्या करनी है बेटा? आपको प्रैक्टिस करनी है. क्या ये बात समझ में आ गई? इज इट ओके? क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं क्या? ये सवाल बना दूं, एक आधा सवाल करवा लूं. चलो एक सवाल कर लेते हैं. सवाल है मेरे पास में, सवाल कुछ इस प्रकार से है. यहां पर मैंने 2 kg वाले पार्टिकल को 37 डिग्री पर 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्टाइल किया है. एट हाईएस्ट पॉइंट it explodes into two equal parts, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. वन गेट्स ड्रॉप डाउन, एक आपका नीचे गिर गया. वेयर विल बी द सेकेंड पार्टिकल, दूसरा वाला कहां जाके गिरेगा, ये सवाल है. ऐसे सवाल आएंगे तो क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आज के लेक्चर में तो ऐसे सवाल होंगे. बस सवाल भी क्या होंगे, बस मैं तो आपको रिकॉलिंग करवा रहा हूं, इसमें ज्यादा और कुछ है भी नहीं. तो भैया देखो यदि ये बम नहीं फटा होता तो ये यहां से जाके यहां पर गिरता था. बोला सही बात है. और यदि यहां पर गिरता था तो इसकी रेंज कितनी निकल के आती थी? आप इसकी रेंज निकालते थे,
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आर बराबर लिखते थे 2 इंटू यू एक्स यू वाई, तो ये आता था 20 cos 37, मतलब कितना आता था 20 इंटू 4/5, 5 का 20, 16, और ये 16 है मतलब ऊपर वाला 12 आएगा और ये 10 आएगा। तो रेंज आती थी आपके पास में निकल के कितनी, 16 दूना 32, 320, तो 16 दूना 32 और 320 और 32, 320, 350, 352, मतलब 35.2 मीटर ये आपके पास में रेंज आ गई। लेकिन हुआ क्या है, यहां पर इस जगह पर जाकर दो टूटे, इसमें से ये इधर गिर गया। कहां पर गिरा है, एट हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो होगी कितनी, इसका आधा करो, 17.6 मीटर। ये किसकी पोजीशन है बेटा, ये है आपकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। सेंटर ऑफ मास तो यहीं आके गिरेगा। तो बस अब इस सवाल को कर लीजिए। अब सवाल को कैसे करेंगे, तो भैया आपका फॉर्मूला लगेगा एक्स सी एम बराबर m1x1 प्लस का m2x2 अपॉन m1 प्लस का m2। अब देखो एक्स सी एम आपको मालूम है 35.2 है, बराबर m1 आपको मालूम है कितना है, m है। क्यों, मैंने दो इक्वल पार्ट्स इसीलिए लें ताकि सवाल को आसान रखा जा सके। इनटू x1 कितना है बेटा, ये है आपका 17.6 प्लस m2 आपका m है, और x2 आपको निकालना है तो m प्लस का m। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, यू विल गेट द आंसर फॉर x, दैट्स द कैलकुलेशन। अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब यहां पे कहीं पे भी फिगवा दे, अब मान चलो यहां पे बम को एक्सप्लोड किया और उसने बोला कि ये वाला पार्ट लौट के यहां आ गया, तो आप इसमें क्या रखोगे, x1 की जगह 0 रख दोगे, x1 की जगह 0 रख दोगे। इसने बोला कि भैया ऐसा हुआ कि एक पार्ट यहां से लौट के आधी दूरी पर यहां पर कहीं आ गया, तो बस डिस्टेंस जरूर देगा, उसके बिना ये सवाल नहीं हो सकते, उसके बिना ये सवाल नहीं हो सकते। दैट्स इट, क्लियर है। अच्छा, इन्हीं सवालों को आगे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी के सवालों में भी। मतलब कैसे, देखो ऐसे, मोशन अंडर ग्रेविटी में लगाऊं क्या सवाल को, मोशन अंडर ग्रेविटी में जो सवाल आएगा, हाँ ये एक टावर है, इस टावर की जो हाइट दे रखी है ये आपको 200 मीटर की दे रखी है, ठीक है। सवाल ये है, यहां से मैंने और यहां से मैंने m मास के एक पार्टिकल को रिलीज किया है, m वाले को रिलीज किया है, और यहां से m वाले को मैंने 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका है, ठीक है, ओके। What will be position of center of mass आफ्टर 1 सेकेंड। अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो 1 सेकेंड में ऊपर वाला कितना आएगा, नीचे वाला कितना जाएगा, उस बेसिस पर आपको सवाल करने होते हैं एंड नथिंग एल्स, क्लियर है, ओके। तो ये सवाल बना रहा हूं मैं मन से, ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं आपको मेडिकल एंट्रेंस में, बट क्या है कि आपको पता रहना चाहिए कि भैया कैसा सवाल और एग्जामिनर बनाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए ये दिया गया है एंड नथिंग एल्स। अच्छा, और क्या चीजें होती हैं भैया, और क्या चीजें होती हैं, और देखो चीजें इस प्रकार से चलती हैं कि एक सवाल है, चलो एक सवाल करो,
क्या हो रहा है ना, देखो ये है ना आपका एक रॉकेट है, ठीक है, ये एक रॉकेट है या स्पेसशिप है, स्पेसशिप। स्पेसशिप का मतलब समझ में आता है, अंतरिक्ष यान है। इस अंतरिक्ष यान के साथ में एक बंदा था, एक साइंटिस्ट था, जो कुछ काम करने के लिए सैटेलाइट में कुछ खराबी हो गई, ठीक है, सैटेलाइट में कुछ खराबी हो गई। ऐसे सवाल बनेगा क्या सही से? नहीं, सवाल थोड़ा सा बदलना पड़ेगा बेटा मेरे को। एक सेकंड बेटा, सवाल बदल देता हूं मैं। सवाल ऐसा है, इन अ स्पेस, देखो ध्यान रखिए, सवाल को सुनिए ध्यान से। अंतरिक्ष में यहां पर एक इंसान है, इसका मास m है, यहां पर एक इंसान है जिसका मास 2m है। इन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है, ठीक है, और ये अंतरिक्ष में अलग हो गए। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, क्या होगा, ये सवाल है बेसिकली। ये सवाल एक्चुअली क्या है ना, इस चैप्टर में नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन अब मेरे मन से में बन गया सवाल, तो मैं अंतरिक्ष यान में चला गया, तो अंतरिक्ष यान से सवाल बना दिया, सवाल बन गया तो सवाल को लेना तो पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या होगा, ऑप्शन ए रहेगा, दे विल मूव अवे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आएंगे। तीसरा ऑप्शन, दे विल बी एट रेस्ट, वो विरामावस्था में रहेंगे। चौथा पॉइंट है, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये सवाल है। अब देखो यहां पर क्या है ना, कुछ चीजों को समझिए। जब यहां पर ये एग्जामिनर बोल रहा है ना इन अ स्पेस, इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसका मतलब समझ जाइए ताकि आप आंसर को टिक कर सकें। इन अ स्पेस का मतलब है ग्रेविटी फ्री स्पेस है, जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। किसका गुरुत्वाकर्षण बल? पृथ्वी का या किसी भी प्लेनेट का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। अब ये यहां पर क्या हो सकता है, 100 मीटर की दूरी पर हैं, या फिर एक काम करो, और इतना अच्छा नहीं लग रहा है आपको दूरी को, तो लो भैया ये मान लीजिए, लो 1 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे से, ठीक है। लो अब बताओ क्या होगा। यहां पर जो 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या लिखा है मैंने? दे विल मूव अवे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे की तरफ भागेंगे, रेस्ट पर ही रहेंगे, या कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां पर क्या दिया है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, और शुरुआत में वो बेटा एट रेस्ट पर हैं, शुरुआत में वो यहां पर रेस्ट पर थे, एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो भैया देखो सिंपल सी बात है, अब जैसे आप इस चैप्टर के हिसाब से दिमाग लगाना लगोगे ना, तो यहां पे आप गलती कर बैठोगे। क्या गलती कर बैठोगे मैं बताता हूं। आप बोलोगे देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो ग्रेविटी तो लग नहीं रही है। अच्छा ठीक है, अब यदि ग्रेविटी नहीं लग रही है तो फिर क्या होगा, क्या होगा? दैट यू नीड टू थिंक अबाउट इट। होगा ये कि बेटा ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगेंगे। क्यों चलने लगेंगे? देखो ये 2m मास वाला पार्टिकल है, ये m मास वाला पार्टिकल है, इनके बीच में कुछ तो भी दूरी है, और जब कुछ तो भी दूरी है तो वो आपस में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर। कोई भी बॉडी होती है तो उसका खुद का तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता ही है, और खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब सर ये तो आपने डायरेक्टली बता दिया कि एक दूसरे की तरफ भागेंगे, हम क्या गलती करने वाले? तो मैं बताता हूं आप क्या गलती करने वाले थे, उसको भी सुन लीजिए जरा। आप सोचते थे कि भैया यहां पर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब ग्रेविटी जीरो, मतलब ग्रेविटी जीरो, मतलब आप सोचते थे एफ एक्सटर्नल बराबर जीरो हो गया, एफ एक्सटर्नल बराबर जीरो हो गया, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया। इनिशियली मैंने बोला वो रेस्ट पर है, तो आप बोल देते यूसीएम बराबर जीरो है, तो आप बोल देते वीसीएम बराबर भी जीरो है, मतलब फाइनली भी जीरो है। ये बात सही है, ये इस चैप्टर के हिसाब से सब कुछ कॉन्सेप्ट सही है। अब सवाल ये है कि भैया ये एक दूसरे की तरफ चलेंगे, ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ चलेंगे और जरूर चलेंगे। अब ये इस सवाल का आंसर मैंने बोल दिया, दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब इस चैप्टर में ये सवाल को क्या पूछेगा, इस चैप्टर के लिए यदि उसको ये सवाल को पूछना है तो इसके अंदर में ऐड हो जाएगा बस इतना सा पोर्शन,
वो ये है वेयर दे विल मीट, वो कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, ये सवाल है इस चैप्टर का। यहां तक का जो सवाल था वो था ग्रेविटेशन चैप्टर का, और इस चैप्टर का सवाल है कि वो कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, बस ये आपको बताना है। कहां मिलेंगे बताओ, कहां मिलेंगे बताओ भैया, जहां इनका सेंटर ऑफ मास आएगा वहां ये मिल जाएंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, फटाफट करके दिखाओ कैसे करेंगे। तो भैया देखो, इसको इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। ये यहां पर आपका m मास का पार्टिकल, यहां पर आपके पास में है 2m मास का पार्टिकल, दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया भैया, इसे मैंने ओरिजिन मान लिया, इसे मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन। तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट 1,0 हो जाएंगे। तो मैं निकालूंगा एक्स सी एम बराबर m इंटू 0 प्लस का 2m इंटू 1 अपॉन m प्लस का 2m। तो बेटा एक्स सी एम का आंसर आएगा कितना, 2m अपॉन 3m, मतलब आएगा 2/3 मीटर, मतलब मान लीजिए 67 सेंटीमीटर। ये इस चैप्टर का सवाल है। तो सर फिर वो पहला वाला सवाल क्यों पूछा हमसे, मैंने पहला वाला सवाल पूछा कि आपकी कुछ बेसिक नॉलेज ठीक ठाक चल रही है या नहीं चल रही है, बस वो चेक करने के लिए मैंने पहला वाला सवाल पूछा था। क्या ये क्लियर है आप लोगों के दिमाग में, यस और नो, आर यू श्योर? ठीक है, ओके। चलो देखो, अब यहां से आगे ये जो सवाल मैंने करवाए, बेसिक आइडिया था पूरा। अब यूसीएम 0 है, वीसीएम 0 है, एसीएम 0 है, क्या है बेटा ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस सवाल के अंदर में। जैसे अभी ये ग्रेविटी वाला ही सवाल था मेरा, किधर गया सवाल, एक सेकंड है बेटा। क्या देखो, अभी सिस्टम नया है ना, थोड़ा सा अभी इधर उधर घूमना पड़ रहा है। मैं, आप देख पा रहे होंगे अपना जो पुराना वाला सिस्टम था उसमें क्या है ना, उसमें सब हाथ बैठ गया था मेरा। अभी क्या ये सब कुछ नया लगा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को भी इन चीजों को ढूंढने में। अब देखो ये सवाल मैंने बनाया था, इन स्पेस ग्रेविटी फ्री स्पेस, मैंने बोला था कि नहीं बोला था। तो यहां पर ये जो सवाल है ना, बेसिकली ग्रेविटेशन चैप्टर का सवाल है यहां तक का। लेकिन पूछा क्यों मैंने, क्योंकि इतना बेसिक नॉलेज बेटा आपको 9th-10th में सिखा दिया जाता है। ग्रेविटेशन चैप्टर पहले भी बेसिकली पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो इसलिए मैं इस सवाल को पूछ सकता हूं। और भैया कॉम्पिटिटिव की दुनिया में आपको थोड़ा बहुत खुद से बुद्धि लगानी ही पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे यस और नो, ओके। तो इस चैप्टर का क्या सवाल बनेगा, वेयर दे विल, ओ माई गॉड, वेयर दे विल मूव नहीं बेटा, वेयर दे विल मीट, कहां मिलेंगे। अच्छा, मैं लिखते बोलते समय मैंने पूछा था ना कहां मिलेंगे, लिखते समय गलती हो गई, वेयर दे विल मूव। ओके चलो कोई बात नहीं। बेसिकली क्या है ना, आप समझ पा रहे होंगे सर्दी के कारण मेरी हालत हो चुकी है खराब। सर्दी मतलब बाहर की सर्दी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जुकाम, यही समझ में आता है भैया हमको। तो इतना क्या है ना, चलो छोड़ो, क्या है वो बातें डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। ये पॉइंट है जो सवाल बताया, ये एक्सटर्नल फोर्स 0 का कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना। एक्सटर्नल फोर्स 0 होने पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता है। यदि इफ यूसीएम इज 0 तो वीसीएम इज 0 होगा, और इफ यूसीएम इज यू तो वीसीएम भी आपका वही रहेगा, उसी वेलोसिटी से करता हुआ सेंटर ऑफ मास भी मूव करता हुआ रहेगा। एक सवाल और मेरे दिमाग में बन रहा है तो उसको भी मैं करवा देता हूं, लगे हाथों। वो ये है कि भैया आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है मैं बताऊं। क्वेश्चन है आपके पास में, एक एम मास का पार्टिकल है, वो वी रफ्तार से इधर जा रहा है। एक है आपके पास में 5m मास का पार्टिकल है जो 5v वेलोसिटी से 37 डिग्री के एंगल पर जा रहा है। और एक पार्टिकल है 2m मास का जो 2v रफ्तार से ऊपर जा रहा है। और सवाल है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब कई लोगों के मन में चल रहा होगा सर ये तो पढ़ाया ही नहीं है फॉर्मूला, सर ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना आपने बताया ही नहीं है और सवाल आप डायरेक्टली पूछ रहे हैं। तो किन लोगों ने बुद्धि लगा ली है खुद से वो बता दीजिए, लगा ली बुद्धि, नहीं लगाई है तो सुन लीजिए बेटा। एक्स सी एम का फॉर्मूला आपको मालूम है, m1x1 प्लस का m2x2 अपॉन m1 प्लस का m2 होता है। m1 प्लस का m2। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं dxcm by dt, सो आई विल गेट vcm, आई विल गेट व्हाट, vcm मुझे मिलेगा। और ये जो vcm मुझे मिलेगा इसका फॉर्मूला आएगा कितना, m1v1 प्लस का m2v2 अपॉन, ये क्या हो गया था अभी, अपॉन m1 प्लस का m2।
क्लियर। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना रहेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो अभी हम लोग नीट के हिसाब से चल रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड अप रहेगा बेटा, m2 अपॉन m1 प्लस का m2। जाहिर सी बात है इसे डिफरेंशिएट करके मैंने ये निकाला होगा, वही चीजें हैं, कुछ नहीं है। समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट वही है, बोल शब्द नए हैं, कॉन्सेप्ट वही है, शब्द नए हैं एंड नथिंग एल्स। कैसे करेंगे बेटा? देखो ये आपका m1 v1 हो जाएगा, इसके दो कोऑर्डिनेट निकालिए, दो कंपोनेंट सॉरी, तो ये आएगा बेटा 5v cos 37, मतलब ये आएगा आपका 4v, और इसे निकालेंगे तो ये आएगा 5v sin 37, मतलब ये आएगा आपका 3v। सो फटाफट से सवाल को कर दीजिए मेरे लिए। तो अब देखिए क्या आएगा, XCM बराबर आएगा m इंटू वी प्लस 5m इंटू 4v प्लस 2m इंटू 0। सर जी ये 2m इंटू 0 क्यों आया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। प्लस m प्लस का 5m प्लस का 2m, सॉल्व कर लेना, ये XCM आ जाएगा। और फटाफट से बताइए YCM कितना निकालूंगा? सॉरी बेटा यहां पर V और लिखना भूल गया, VXCM सेंटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट। वो क्या है ना, आदत लग गई है ना XCM करते हुए, तो वही हो जा रहा है बार बार। वेलोसिटी का x कंपोनेंट, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का x कंपोनेंट mv, और इसको सॉल्व करना है। और लास्ट में आपको निकालना है क्या? वेलोसिटी का, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो बेटा m इंटू तो 0 आएगा, प्लस का 5m इंटू 3v आएगा, और प्लस का 2m इंटू 2v आएगा, क्योंकि देखो इसमें 2m में दिया हुआ है। इसे m प्लस का 5m प्लस का 2m कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। श्योर है? अब आज के बेटा इस लेक्चर को हम लोग यहां पर ही स्टॉप करेंगे, इससे आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। आज के सेशन को यहां पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।